हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस जीके एंड जेएस में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है धातु एवं अधातु। तो इस वीडियो में हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर 3 के वो सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के नोट्स डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज की वीडियो सबसे फर्स्ट पॉइंट है, तत्वों को उनके गुण दोनों के आधार पर धातु एवं अधातु में वर्गीकृत किया गया है। तत्वों को दो भागों में बांटा गया है। जो भी पीरियोडिक टेबल में धातु दे रखे हैं उनको सबसे पहले दो धातु में डिवाइड किया गया है। तो उनका नाम है धातु एवं अधातु को। धातुओं के उदाहरण है आयरन, एल्यूमिनियम, चांदी और कॉपर, ये धातुएं हैं। और फिर इसका क्या अधातु के उदाहरण, अधातुओं में हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन आते हैं। भौतिक गुणधर्म, धातु और अधातु की भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं कि कौन सी धातु है, अगर अपन को देख के पहचाने तो कौन सी धातु होती है, कौन सी धातु होती है। तो ये धातु गुणधर्म है। सबसे पहले गुण है गुणधर्म धातु का धातु की चमक। धातु की सतह चमकदार होती है और अधातुएं चमकीली नहीं होती। आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकीला, यह एक अपवाद है। वैसे यह धातु नहीं है, यह अधातु है, फिर भी आयोडीन चमकीला होता है। जैसे आयोडीन नमक में पाया जाता है तो यह नमक चमकीला होता है, लेकिन यह धातु है। और उसके बाद है कठोरता। धातु सामान्यतः कठोर होती है, लेकिन लिथियम, सोडियम, पोटेशियम मुलायम होते हैं और इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। ये दो धातु ऐसी है जो मुलायम होती है और सभी धातुएं कठोर होती है। ये अपवाद की श्रेणी में आती है। और अधातु ये भी अधिकतर कठोर नहीं होते हैं, लेकिन इनमें कुछ कठोर पाया जाता है। कार्बन का एक अपरूप हीरा है जो सबसे कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ है, लेकिन ये अधातु की श्रेणी में गिनती में आता है। फिर इसके बाद थर्ड पॉइंट है रूप। रूप के आधार पर धातु कमरे के ताप ठोस रूप में पाई जाती है और अधातुएं ठोस एक गैसीय रूप में पाई जाती है कमरे के ताप पर। और अधातु केवल मरकरी पारा को छोड़कर जो द्रव रूप में पाया जाता है। मरकरी एक ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव रूप में पाई जाती है और सभी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती है। और इधर अधातु में देखते हैं तो केवल ब्रोमीन को छोड़कर तरल रूप में होती है। और ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो ठोस अवस्था में पाई जाती है। इसके अलावा सभी अधातुएं तरल अवस्था में पाई जाती है। इसके बाद फोर्थ गुणधर्म है धातु और धातुओं का। धातुओं की बात करते हैं, कुछ धातुओं पीट कर पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है और अधातुएं आघातवर्धी नहीं होती, मतलब इनको पीट कर पतली चादर के रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। अब आगे चलते हैं। पांचवा पॉइंट है तन्यता। तन्यता, धातुओं को पतले तार के रूप में खींचा जा सकता है। अधातुओं को पतले तार तन्य नहीं होती, मतलब इनको पतले तार के रूप में नहीं खींचा जा सकता। फिर इसके बाद है 6 पॉइंट विद्युत ऊष्मा के चालक। सामान्य धातु विद्युत ऊष्मा के सुचालक होती है, जैसे सीजा एवं मरकरी कुचालक होते हैं। इनके अलावा सब धातुएं विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती है। और सामान्यतः अधातु की बात करें तो विद्युत और ऊष्मा की कुचालक होती है, मतलब ये चालक नहीं होती है। ग्रेफाइट को छोड़कर, ग्रेफाइट एक ऐसी धातु है जो ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है। इसके बाद घनत्व की बात करें तो धातुओं का सामान्यतः घनत्व अधिक व उच्च गलनांक होता है और सोडियम पोटेशियम का घनत्व तथा गलनांक कम होता है। इन दो धातु ऐसी जिनका गलनांक कम होता है और सभी का उच्च होता है। और सामान्यतः धातुओं का घनत्व व गलनांक कम होते हैं। इसके बाद है ध्वनि के आधार पर धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज पैदा करती है और धातुएं ध्वनि की उत्पन्न नहीं करती। मतलब अगर धातु किसी कठोर सतह से टकराती है तो उससे आवाज आती है और धातु किसी कठोर सतह से टकराती है तो उससे आवाज उत्पन्न नहीं होती। तो यह अपन ध्वनि के आधार पर इनकी पहचान कर सकते हैं। इसके बाद है ऑक्साइड। अधिकतर धातुएं क्षारकीय ऑक्साइड बनाती है, जैसे MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, और अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती है, जैसे SO2। मतलब धातुएं तो क्षारकीय ऑक्साइड बनाती है अपने जलीय विलयन के साथ। मतलब धातुओं का जलीय विलयन अगर विघटन कराते हैं तो इनका क्षारकीय लवण बनता है और अधातुओं का अम्लीय लवण बनता है। इसके बाद है धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। अब इसके फर्स्ट पॉइंट है वायु के साथ अभिक्रिया। रासायनिक गुणधर्म मतलब अभिक्रिया होती है धातुओं की तो क्या बनता है और क्या नहीं बनता है। धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती है। जैसे धातु प्लस ऑक्सीजन की अभिक्रिया होती है तो धातु ऑक्साइड बनता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए तो कॉपर और ऑक्सीजन की अभिक्रिया कराते हैं तो कॉपर ऑक्साइड बनता है और जो काला रंग का होता है। इसके बाद है एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन की अभिक्रिया होती है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है। और मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की अभिक्रिया होती है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। इसके बाद है धातु ऑक्सीजन के साथ अलग अलग तरह से अभिक्रिया दिखाती है।
सोडियम Na और के, मतलब सोडियम और पोटेशियम वायु में आपस में आग पकड़ लेते हैं, जिसे रोकने के लिए इन्हें केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इसको याद रखना है। सोडियम और पोटेशियम ऐसी धातु हैं जिनको खुले में नहीं रख सकते, अगर खुले में रख देते हैं इनको तो यहाँ आग पकड़ लेती है, इसलिए इनको केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड वायु के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करते हैं इन धातुओं पर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। इसके बाद है आयरन में, आयरन वायु में गर्म करने पर प्रज्वलित नहीं होता, लेकिन ज्वाला में लोहा चून डालने पर वे तेजी से जलने लगते हैं। जब आयरन को हवा में प्रज्वलित नहीं होता, मतलब जैसे गर्म करते हैं, इसको धातु को टॉर्च रहती है, इसको गर्म करते हैं तो जलता नहीं है, लेकिन अगर कोई ज्वाला जल रही है, गैस की लो जल रही है, अगर उसके ऊपर लोहे का चून डालते हैं तो वो तेजी से जलने लगता है। यह है आयरन का गुणधर्म है, गुण है। और इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट है कॉपर। कॉपर भी प्रज्वलित नहीं होता, लेकिन उस पर काले रंग के कॉपर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। ठीक है फ्रेंड। इसके बाद है ऑक्साइड होने के कारण ये काले रंग की परत चढ़ जाती है कॉपर के ऊपर। इसके बाद चांदी Ag। अब इसके चांदी और सोना ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती, ये दोनों चांदी और सोना ऐसी धातु है जो मुक्त अवस्था में पाई जाती है और इन पर किसी भी तरह ऑक्सीजन के साथ यहाँ अभिक्रिया नहीं करती, लेकिन चांदी ओजोन गैस के साथ अभिक्रिया करती है और यह काले रंग की परत इसके ऊपर बन जाती है। अब इसके बाद उभयधर्मी ऑक्साइड, वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया करते हैं और लवण और जल उत्पन्न करते हैं, ये उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की HCl के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो एल्यूमिनियम क्लोराइड बनता है और साथ में जल बनता है, तो यह उभयधर्मी ऑक्साइड है। और इसके बाद एल्यूमिनियम ऑक्साइड की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो सोडियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है, सोडियम एल्यूमिनेट बनता है। इसको सोडियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड को सोडियम एल्यूमिनेट कहते हैं, रासायनिक नाम इसका, और साथ में जल बनता है, तो यह भी उभयधर्मी ऑक्साइड है। जल के साथ अभिक्रिया, जब धातु जल के साथ अभिक्रिया होती है तो क्या बनता है, धातु प्लस जल की अभिक्रिया होती है, धातु ऑक्साइड बनता है प्लस साथ में हाइड्रोजन बनता है। और फिर धातु ऑक्साइड प्लस जल की अभिक्रिया कराते हैं तो धातु हाइड्रोक्साइड बनता है। यहाँ पे ऑक्साइड बन रहा है तो यहाँ पर हाइड्रोक्साइड बन रहा है। अब यहाँ पे ये डायग्राम दे रखा है, इसके साथ अपन इसको समझ सकते हैं। ठंडे जल के साथ क्रियाशील, मतलब ठंडे जल के साथ कौन कौन सी धातु क्रियाशील रहती है, तो यहाँ सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम दे रखा है, ये ठंडे जल के साथ क्रियाशील रहती है, ये धातु ये है। और केवल भाप के साथ क्रियाशील, तो भाप के साथ कौन कौन धातु रहती है, एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक, ये तीनों धातु है केवल भाप के साथ क्रियाशील रहती है। गर्म जल के साथ कौन सी धातु क्रियाशील रहती है, तो ये मैग्नीशियम है। और जल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं, तो जल के साथ कौन सी धातु अभिक्रिया नहीं करती, तो यह लेड है, कॉपर है, एयू मतलब ओरम, और ये है अर्जेंटीना मतलब चांदी। ये एयू यानी सोना और एज यानी चांदी, ये दोनों धातु ये मतलब जल के साथ कोई अभिक्रिया, ये चारों धातु जल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं कर सकती। और कैल्शियम, मैग्नीज जल के साथ अभिक्रिया करने पर तैरने लगते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन गैस के विपरीत धातु के साथ चिपक जाते हैं, इसलिए ये तैरने लगते हैं। कैल्शियम और मैग्नीज जल के साथ अभिक्रिया करने पर तैरने लगते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन गैस के विपरीत धातु के साथ चिपक जाते हैं, इसलिए ये तैरते हैं। तो आगे देख लें, एग्जाम्पल देख लेते हैं। अभिक्रिया के साथ सोडियम की जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 गैस प्लस उष्मा जनरेट होती है। और जब कैल्शियम की जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस बनती है, और हाइड्रोजन बनता है। और फिर मैग्नीशियम की जब अभिक्रिया कराते हैं जल के साथ तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस H2 गैस बनता है। तो दोस्तों ये अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर शिफ्ट में एग्जाम पूछा जा रहा है अभिक्रियाओं से। अभी ग्रुप डी में जो एग्जाम चल रही है उसमें, तो आपको इन अभिक्रियाओं को अच्छे से ध्यान रखना है और उससे पढ़ना कि इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है और क्या नहीं बनता है, तो आपको इनको अच्छे से समझ लेना है। जब एल्यूमिनियम की जल के साथ अभिक्रिया होती है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है और साथ में 3H2 बनता है। और 3 आयरन की जब जल के साथ अभिक्रिया होती है तो फेरस ऑक्साइड बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस बनती है, 4H2 बनता है। अब थर्ड पॉइंट है धातु की तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया। जब धातु की तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, धातु प्लस तनु अम्ल की अभिक्रिया होती है तो लवण प्लस हाइड्रोजन गैस बनती है। जैसे एग्जांपल के तौर पर देख लेते हैं, आयरन की जब वो HCl के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो FeCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस बनती है। फिर Mg की 2HCl के साथ अभिक्रिया करते हैं MgCl2 प्लस H2 गैस बनती है। Zn की जब 2HCl के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो ZnCl2 प्लस H2 गैस बनती है। जब एल्यूमिनियम की 6HCl के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो 2NaCl 3 प्लस 3H2 बनता है। कॉपर, अर्जेंटीनम और मरकरी तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, मतलब कॉपर, तांबा, Ag यानी चांदी और Hg यानी मरकरी, ये तीनों तनु अम्लों के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करते हैं। इसके बाद है धातुओं के अन्य धातु लवणों के साथ अभिक्रिया। जब धातु के अन्य धातु लवणों के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या बनता है, तो धातु की जब लवण विलयन के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो लवण विलयन बनता है प्लस धातु बनती है।
अधिक क्रियाशील धातु अपने से कम क्रियाशील धातु उनकी यौगिक के विलयन से विस्थापित करती है। यह धातु की सक्रियता श्रेणी पर आधारित है। मतलब जो ज़्यादा क्रियाशील धातु वो कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर देती है और उसकी जगह अपना लवण बना लेती है। तो यह धातुओं की लवणों के साथ अभिक्रिया है। जैसे सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर कौन आता है, ये टेबल दे रखी है, इसमें सबसे सक्रिय कौन है। अब सक्रिय श्रेणी वह सूची धातु की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है, अवरोही क्रम में किया गया है। अब इसमें ऊपर वाला पोटेशियम सबसे क्रियाशील धातु है और उसके बाद इसे घटते क्रम में है तो सबसे ज़्यादा पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन और लेड, ये सबसे मतलब इन घटते क्रम में इनकी अवरोही क्रम में इनको दे रखा है। तो अगर यहाँ पे मान लो जैसे एल्यूमिनियम Al3 है, तो अगर इसकी अभिक्रिया पोटेशियम के साथ होती है तो यह पोटेशियम इसको एल्यूमिनियम को हटा देगा और खुद KCl3 बना लेगा। यह अभिक्रिया है। आगे एग्जांपल आप देख रहे हो। फिर इसके बाद इसमें दे रहेगा हाइड्रोजन, कॉपर, Hg और Aq और Au। यह इनकी क्रियाशीलता के आधार। यह सबसे कम क्रियाशील है सोना, क्योंकि यह मुक्त अवस्था में पाया जाता है। अब इसके बाद धातुओं की अधातुओं के साथ अभिक्रिया। तत्वों की अभिक्रियाशील संयोजक को पूर्ण करने की प्रवृत्ति के रूप में समझी जा सकती है। धातु के परमाणु अपने संयोजक तत्वों से इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं और धनायन बनाते हैं। अधातु परमाणु से संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाते हैं। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं इनके। NaCl सोडियम क्लोराइड का निर्माण कैसे होता है। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, 11, तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास हो जाएगा 2, 8 और 1। और फिर इसको मतलब इसको अपना कोर्स पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, या तो ले या त्याग दे। मतलब तो इसको त्यागना आसान पड़ रहा है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा और 2, 8 बन जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा और इस पर एक पॉजिटिव साइन आ जाएगा। अब यहाँ पे क्लोरीन है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन के भर 2, 8, 8 ऐसे भरते हैं, तो इसके फर्स्ट में 2 थे, फिर 8 है। अब इसको 8 से इसको 7 इलेक्ट्रॉन अपने कोष को 72 कोष को पूर्ण करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना आसान है, एक इलेक्ट्रॉन त्यागना है, तो इसको एक इलेक्ट्रॉन त्यागना आसान था, इसलिए इसने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। अब इसके बाद देखते हैं क्लोरीन का। अब क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 17 होता है। अब 17 के इसके फर्स्ट कोष में 2 आ सकते हैं, दूसरे में 8 है और तीसरे में भी 8 आ सकते हैं। तो इसके बाद हम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको एक इलेक्ट्रॉन या तो ग्रहण कर ले या 7 इलेक्ट्रॉन त्याग। अब 7 इलेक्ट्रॉन त्यागने के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए उससे आसान पड़ रहा है इसको एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। तो यह एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा और इस पर Cl नेगेटिव का चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इसका एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, इसलिए यह ऋणायन में तब्दील हो जाएगा। तो इसके बाद आयनिक यौगिक। आयनिक यौगिक विपरीत आवेशित आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तथा मजबूत स्थिर विद्युत बल में बंध कर आयनिक यौगिक बनाते हैं। आयनिक यौगिकों के गुणधर्म। भौतिक प्रकृति। ये ठोस व कुछ कठोर होते हैं। ये सामान्यतः भरपूर होते हैं। गलनांक एवं क्वथनांक। आयनिक यौगिकों का गलनांक व क्वथनांक बहुत अधिक होता है। और इसके बाद थर्ड पॉइंट है घुलनशीलता। आयनिक यौगिक प्राय जलन, घुलनशील व केरोसिन, पेट्रोल जैसे विलायकों में अविलेय होते हैं। इसके बाद है फोर्थ पॉइंट विद्युत चालकता। विद्युत चालकता की बात करें तो आयनिक यौगिक जलीय विलयन और गलित रूप में विद्युत का चालन करते हैं। ये ठोस रूप में विद्युत का चालन नहीं करते हैं। इसके बाद धातु की प्राप्ति। धात्विक खनिज प्रकृति प्राकृतिक सुपस्थित तत्व एवं यौगिकों को खनिज कहते हैं। अब इसके बाद है अयस्क। अयस्क क्या होते हैं, वे खनिज धातु की अधिक मात्रा पाई जाती है, उन्हें निकालना लाभकारी होता है, उन्हें अयस्क कहते हैं। अयस्क से ही धातु प्राप्त की जाती है। फ्रेंड्स, तो आपको यह पॉइंट ध्यान रखना है कि धातु किससे प्राप्त की जाती है, अयस्क से। सक्रिय श्रेणी एवं संबंधित धातुकर्म। पोटेशियम सबसे सक्रियशील, उसके बाद सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। यह सबसे अधिक अभिक्रियाशील स्वतंत्र रूप से नहीं मिलती, विद्युत अपघटन कराने पर मिलती है। ये धातु ये वो हैं जो ये मध्यम अभिक्रियाशील धातु है। जिंक, आयरन, लेड, कॉपर और Hg मरकर। सल्फाइड ऑक्साइड धातु तथा कार्बोनेट अयस्क के रूप में कार्बन द्वारा अपचयन कराने पर ये धातु ये प्राप्त होती है। और सबसे कम अभिक्रियाशील है Ag और Au। चांदी और सोना ये सब स्वतंत्र रूप से पाई जाती है। इनको मतलब डायरेक्ट ही अपने को डायरेक्ट खनिज के रूप में मिलती है। इसके बाद है धातु के साथ निष्कर्षण। अयस्क से धातु निष्कर्षण कैसे किया जाता है, तो इसके चरण फर्स्ट अयस्कों का समृद्धीकरण, चरण फिर धातु का निष्कर्षण, चरण थर्ड धातु को परिष्करण। ये धातु को प्राप्त करने की विधियां हैं। अब अयस्क सबसे पहले अयस्क प्राप्त होता है, अयस्क का सांद्रण किया जाता है, फिर उच्च अभिक्रियाशील धातु ये गलित धातु का विद्युत अपघटन कराया जाता है और फिर हमें शुद्ध धातु प्राप्त हो जाती है। अब मध्यम अभिक्रियाशील धातु ये उनको कैसे प्राप्त किया जाता है, उनको सल्फाइड अयस्क के साथ और कार्बोनेट्स अयस्क के साथ अभिक्रिया करके उनको प्राप्त किया जाता है। तो HGS और ZnS ये है और ये जिंक कार्बोनेट है। निम्न अभिक्रियाशील धातु ये वह है जो सल्फाइड अयस्क के साथ पाई जाती है
और ये सीने बाद वायु भर्जन द्वारा सीमित वायु निस्तापन द्वारा फिर धातु का ऑक्साइड को धातु में अपचयन कराया जाता है और फिर धातु का शोधन हो जाता है, मतलब धातु प्राप्त हो जाती है। और निम्न अभिक्रियाशील धातु इनका भर्जन होता है, इनका यहाँ से सल्फाइड एस के बाद भर्जन होता है, भर्जन के बाद धातु और धातु के बाद परिष्करण किया जाता है और हमें निम्न अभिक्रियाशील धातु प्राप्त हो जाती है। इसके बाद अयस्क से धातु निष्करण प्रयुक्त चरण। कुछ मुख्य परिभाषाएं। गैंग किसे कहते हैं? पृथ्वी से खनिज एस्कुम रेत मिट्टी आदि जिसके अशुद्धि पाए जाते हैं जिन्हें गैंग कहा जाता है। उसके बाद भर्जन। सल्फाइड एस को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में बदल जाता है, इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। अब इसके एग्जाम्पल है, जैसे ZnS को O2 के साथ तापन के साथ अभिक्रिया कराई जाती है, मतलब ताप करके अभिक्रिया कराई जाती है तो ZnO प्लस SO2 प्राप्त होता है और हमें ZnO जिंक ऑक्साइड और साथ में SO2 प्राप्त होता है। और इधर HGS की जब O2 के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो HGO प्लस SO2 प्राप्त होता है। ये सीने बार है, मतलब पारा प्राप्त करने का वो है, ये जिंक प्राप्त करने की विधि है। उसके बाद है निस्तापन। कार्बोनेट एस को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने से यह ऑक्साइड में बदल जाता है, इस प्रक्रिया को निस्तापन कहा जाता है। तो जिंक कार्बोनेट को तापन किया जाता है तो ZnO प्लस CO2 प्राप्त होता है और निस्तापन के द्वारा जिंक का ऑक्साइड हमें मिल जाता है। और अपचयन। धातु ऑक्साइड से कार्बन जैसे अपचायक का उपयोग कर धातु प्राप्त की जा सकती है। अपचयन के द्वारा भी अपन धातु प्राप्त कर सकते हैं, जैसे ZnO प्लस कार्बन की अभिक्रिया कराते हैं तो जिंक हमें प्राप्त हो जाता है, कार्बन ऑक्साइड मोनोऑक्साइड इधर साइड में निकल जाता है। अब धातुओं का परीक्षण कैसे किया जाता है? धातुओं का परीक्षण करने के लिए धातु को से अपद्रव्य हटाने के लिए सबसे अधिक उपयोगी विधि है अपघटनीय विधि परीक्षण है, मतलब अब धातुओं का परीक्षण सबसे उपयोग विधि है, इसके द्वारा ही अपन धातुओं का परीक्षण कर सकते हैं। तो धातुओं का परीक्षण करने के लिए अपने को एक बर्तन चाहिए, बर्तन में अपने को विलयन चाहिए और उसमें 1-2 किरणें चाहिए, 1-2 छड़े चाहिए, एक कैथोड किरण और एक एनोड किरण। अब इसमें अम्लीय ऑक्साइड का एक विलयन चाहिए, इसमें अम्लीय कॉपर ऑक्साइड का विलयन चाहिए। अब इसमें टैंक का इसमें डाल दे। अब इसको अपद्रव्य मतलब जो जिसका अपने को अपघटन करना उसको डाल देना है इसमें और फिर इसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर देना है। अब इसमें एनोड पर तो अशुद्ध तांबा और कैथोड पर शुद्ध तांबा इकट्ठा हो जाएगा अगर तांबे का परीक्षण कर रहे हैं इसमें। तो अब जैसे विलयन है कॉपर ऑक्साइड का, कॉपर सल्फेट का विलयन है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, यह विलयन है, इन दोनों का विलयन है। तो इसका विद्युत अपघटन करने पर अपने को अशुद्ध तांबा और शुद्ध तांबा एनोड के तौर पर प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है विद्युत अपघटन से जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब एनोड से अशुद्ध धातु विद्युत अपघटन में घुल जाती है और उतनी मात्रा में शुद्ध कॉपर विद्युत अपघटन में कैथोड पर निक्षेपित हो जाता है, मतलब कैथोड पर शुद्ध धातु जमा हो जाती है और उसे मतलब और अशुद्ध धातु जो विद्युत उसमें विद्युत धारा प्रवाहित एनोड से अशुद्ध धातु विद्युत में अपघटन में घुल जाती है, मतलब उस विलयन रहता है उसमें घुल जाती है। अविलय अशुद्धियाँ एनोड तले पर निक्षेपित हो जाती है जिसे एनोड फंक कहते हैं और जो अविलय अशुद्धियाँ है वो नीचे जमा हो जाती है तो उनको ऐसे अलग हो जाती है। अब संचारण देख लेते हैं। धातुओं में संचारण वह प्रक्रिया जिससे धातुओं का विघटन होता है और अपने मतलब नुकसान होता है। जैसे धातु अपने आसपास अम्ल आर्द्रता एवं वायु आदि के संपर्क आने पर संचारित हो जाती है। जैसे सिल्वर चांदी है, उसमें वायु में उपस्थित सल्फर के साथ अभिक्रिया कर सिल्वर सल्फाइड बनाता है जिसके कारण वह कालो हो जाती है। जैसे चांदी को देखते हो आप, चांदी के जो आभूषण रहते हैं उनके बर्तन वगैरह रहते हैं उन पर कुछ समय बाद काली परत बन जाती है तो सिल्वर सल्फर की उपस्थिति के कारण सल्फर से अभिक्रिया कर लेती है, इसकी उपस्थिति के कारण वह काली परत बनती है। अब कॉपर का देखते हैं। कॉपर आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके हरे रंग का कॉपर कार्बोनेट बनाता है। और लोहे का देख रहे हैं, लोहे आर्द्र वायु में लोहे पर भूरे रंग की पदार्थ की परत चढ़ जाती है जिसे जंग कहते हैं। लोहे के जैसे आपने देखे होंगे कुछ भी लोहे की बने हुए वो रहते हैं धातु या बर्तन वगैरह कुछ भी रहते हैं लोहे के जो भी बने रहते हैं उनको देखते हो भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, जंग कहते हैं। वह नमी और ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर वहाँ बनता है। संचालन की सुरक्षा लोहे को जंग से बचाया जा सकता है। जैसे लोहे को जंग से बचाने के लिए क्या करते हैं, लोहे को जंग से बचाने के लिए पेंट करके तेल लगा, ग्रीस लगा या सद लेपन जैसे कि परत चढ़ाकर क्रोमियम लेपन द्वारा एनोडीकरण या मिश्र धातु बनाकर भी संचालन से धातु को बचाया जा सकता है। यह सद लेपन क्या है? तो यह सद लेपन लोहे में इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, इसे यह सद लेपन कहते हैं। यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अब मिश्र धातु किसे कहते हैं और कैसे बनती है? मिश्र धातु या दो से अधिक धातु या धातु और अधातु के समांगी मिश्रण होते हैं, मतलब 2 या 2 से अधिक धातुओं का समांगी या विसमांगी मिश्रण रहता है मिश्र धातु। अब लोहा सूक्ष्म मात्रा में कार्बन के मिश्रण के साथ कठोर और प्रबल हो जाता है। जब लोहे में कार्बन मिलाया जाता है
लोहा कठोर और प्रबल हो जाता है। और इस्पात कैसे बनाए? लोहा प्लस निकल और क्रोमियम का मिश्रण रहता है इस्पात। और पीतल दो धातु रहते हैं, कॉपर और जिंक से मिलकर बनती है कांसा, कॉपर टिन से मिलकर बनता है सोल्डर धातु रहती है लेड और टिन से मिलकर बनती है अमलगम। पारा रहता है वह मरकरी पारद प्लस अन्य तत्वों से मिलकर बनती है। तो फ्रेंड्स ये था आज का क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3। तो मैंने सारा चैप्टर आपसे डिस्कस कर दिया, उसके सभी इंपॉर्टेंट जिनसे क्वेश्चन बनते थे पूरे चैप्टर में वो सभी क्वेश्चन मैंने निकाल कर आपसे डिस्कस कर दिए हैं। तो जैसा मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं अब नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 का जैसे वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसको सबसे पहले पढ़ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।